बड़ी अदालत की बड़ी समात का बड़ा फैसला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम और गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन से मुतल्लिक फैसला अक़लियती करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इस फैसले को जिस अंदाज में किया गया है उस अंदाज से कम एक सेटल्ड जुडिशियल प्रिंसिपल जो है, जो प्रोप्राइटी और इक्विटी का प्रिंसिपल है, दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू हैव बीन डन, उसकी सरासर नफी हुई है, उसकी सरीहन नफी हुई है और इस पे सदाए एहतजाज बुलंद करना हम सबका हक है। जो इलेक्शन प्रोग्राम जहां रुका था उधर से ही शुरू होगा और इलेक्शन 13 दिन के बाद होंगे, यानी कि बजाय 30 अप्रैल के 14 मई को इलेक्शन होल्ड होगा और उसमें किसी किस्म की ताखीर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इमरजेंसी का ऑप्शन तो जब हालात पैदा होंगे तो फिर ऑप्शन तो आइन में दर्ज है, आइन में वो आर्टिकल जो है वो मौजूद है, वो कहीं गया नहीं है। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा जिससे खुदा ना खास्ता मेरा जो खर्चा है पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ना मुल्क में मार्शल लॉ की हालात है, ना इमरजेंसी के हालात। पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के आइन के प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का हलफ लेती हैं। पाकिस्तान के अफवाज के सरबराहान इस हलफ के पाबंद हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जुडिशियल मर्डर आज ही की तारीख को हुआ और आज 4 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से जो पिछले 72 घंटे में जो कार्रवाइयां हुई, आज फिर एक मरतबा 4 तारीख को अदल और इंसाफ का कत्ल हुआ। 1 मैन 1 शो का जुडिशरी चलता और अगर हम पार्लियामान में कोई आमरीत नहीं मानते, अगर हम मुल्क में कहीं और कोई आमरीत नहीं मानते तो हम आला अदलिया में सुप्रीम कोर्ट में भी किसी की आमरीत को तस्लीम नहीं करते। ये खुद जज साहिबान की जुबान में 1 मैन शो है और इस केस का फैसला जो है वो 4 जजेस की तरफ से पहले ही आ चुका है। तो फिर एक शख्स को कैसे इजाजत दी जा सकती है कि वो वजीर आजम भी बन जाए, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वजीर आजम भी बन जाए, वजीर दिफा भी बन जाए, वजीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, हुकूमत भी बन जाए। तो एक यानी इस रियासत को मफलूज करके एक लाडले के इश्क में ये सब कुछ कर दिया जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया जाए, ये बहुत ही अफसोसनाक है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज में मोहम्मद मालिक। सबसे बड़ी और अच्छी खबर तो ये है कि 14 मई को इलेक्शंस का ऑर्डर दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इसके बाद अच्छी खबर यही ख़त्म हो जाती है, फिर बुरी खबरों का सिलसिला शुरू हो जाता है। आपने बयानिए में सबकी अंदाज़े बयान भी देखा, सबकी बात सुनी और जिसमें बड़ी क्लियर चीज़ है कि आज का फैसला मतवक्को था कि यही होगा और जो गवर्नमेंट का रिएक्शन है वो भी यही मतवक्को था कि यही होगा और उसी तरह हुआ। अब बात है कि आगे बात कहाँ जाएगी। मैं ज़्यादा वक्त आपका इस पर नहीं ज़ाया करूँगा कि अब तक क्या हुआ, लेकिन आज 2-3 चीज़ें उन पर जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई। ये जब फैसला हुआ तो साथ ही हमें बताया गया कि 2 बजे एक 6 मेंबर बेंच अनाउंस हो गया है और वो उस केस पे भी बात करेगा जो 3 मेंबर बेंच काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो फैसला दिया था, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि जो केसेस चल रहे हैं उनको अल्तवा में डाल दिया जाए, जो सो मोटो के केसेस हैं, और फिर उनका जब तक रूल्स ऑफ प्रोसीजर तय नहीं होते तो ज़रा मुकदमात को रख दिया जाए। 6 मेंबर बेंच आज बना और 5 मिनट की हेयरिंग से भी कम में उन्होंने वो केस ख़त्म कर दिया। क्यों आज हुआ, किस तरह हुआ, ये भी एक अजीब डेवलपमेंट सी हुई है, लेकिन लोग इसको कुछ और तरीके से देख रहे हैं। वो 6 मेंबर जो थे उसमें जस्टिस जाजुल एहसन साहब हेड कर रहे थे और सीनियरिटी में अगरचे वो 4थे नंबर पे हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर थे, अगेन ये उनमें थे। जस्टिस सैयद मज़ार अली नकवी साहब भी थे, जिनके ख़िलाफ़ अब बार काउंसिल्स ने जुडिशल काउंसिल का मसला उठा दिया हुआ है। और ये भी पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि सिर्फ 2 दिन पहले, एक रात पहले एक लेटर लिखा था जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब ने टू चीफ जस्टिस इन द कैपेसिटी के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इस केस को ला के मज़ार अली नकवी साहब का फ़ैसला किया जाए कि क्या वो बेगुनाह हैं या नहीं हैं। अब उनको उन्हीं के केस में बिठा दिया गया। साथ जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी। कहा यह जा रहा है कि जो डिवीज़न कोर्ट की बताई जा रही है वो नज़र ये आ रही है कि 6+1 7 का ग्रुप 1 है
और बाकी 8 का ग्रुप 1 है। इस तरह खुली बातें अब हो रही हैं जो पहले कभी होनी चाहिए नहीं थी। एनीवेज, आपने नवाज शरीफ साहब की बात सुनी, आपने बाकी लोगों की बात सुनी, क्लियर डिफाइंस है। शाम को करीबन 4 बजे के करीब 2 बड़े ही खौफनाक किस्म के ट्वीट्स मरीम नवाज ने भी दे मारे, जिसमें उन्होंने क्लियर इल्ज़ामात लगाए हैं इस बेंच पे। उन्होंने कहा कि 2018 में जो काम फैज़, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। और 2-3 बातें करके वक्त आ गया कि पार्लियामान इस सहूलतकारी को अपने आइनी और कानूनी हाथों से रोक दे। फिर एक और ट्वीट किया कि आज का फैसला साजिश का आखिरी वार है जिसका आगाज़ आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट पर रखकर बेंच के लाडले इमरान को पीछेगी कि लो बेटा तोड़ दो, ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी और निगरानी में तुम्हें दोबारा सेलेक्ट किया जाए। ये अब चीफ ऑर्गेनाइज़र ये कह रही हैं। नवाज शरीफ लंदन में बैठे कह रहे हैं कि इन 3 जजेस के खिलाफ तो रेफरेंस आना चाहिए, और जब उनसे सवाल किया गया कि वो रेफरेंस का मटीरियल क्या है तो उन्होंने कहा यही फैसले हैं। नज़र आ रहा है फिर हमारे दोस्त ही हैं जामी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया कि तौहीन अदालत की तरफ से ये दानिस्ता जाया जा रहा है, नतीजे में नया बयानिया तो शायद मिल जाए मगर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। उस पर मरीम जवाब देती हैं तो हो जाए, पहले भी हक की बात कहने की पादाश में डिस्क्वालिफिकेशन भुगती थी, अब भी भुगत लेंगे। ये और बात है, डिस्क्वालिफिकेशन तो प्राइम मिनिस्टर भुगतेंगे तो वक्त से पहले वो हट जाएंगे साइड पे। लेकिन हो ये गया है, अदालत एक तरफ, पार्लियामान और हुकूमत दूसरी तरफ, और इस्टेब्लिशमेंट वो हम सब जानते हैं किस तरफ। अब कहाँ जाके बात रुकेगी? ओपनली बात हो रही है इमरजेंसी, ओपनली बात हो रही है मार्शल लॉज की, क्या वाकई ये सब कुछ इस तरफ चला जा रहा है? इन द मीन टाइम आज डॉलर जो है वो 288 के करीब इंटरबैंक में बंद हुआ, मार्केट में 300 रुपये पे मिल रहा है, 310 रुपये के ऊपर। ये हाल उधर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि सिर्फ 0.6% की ग्रोथ से होगा। इन्फ्लेशन 3 गुना पे चली जाएगी, 2 गुना पे तो हो रही है, इससे भी आगे जाएगी। ये है इकॉनमी का हाल। स्टॉक मार्केट बैठी हुई है, कारोबार बंद हुए, इंटरेस्ट रेट आई फिर 1% और बढ़ा दिया है। इट्स अ ब्लड बाथ, इकोनॉमिक ब्लड बाथ चल रहा है, और इधर ये बातें हो रही हैं। क्या होने लगे आने वाले कुछ दिनों में, इसका अहाता करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नुसरत जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब लाहौर से, मज़हर अब्बास हमें ज्वाइन किया कराची से। नुसरत, आपसे शुरू करता हूँ। हम बड़े दिनों से बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल बंद गली में चला गया काम, अब तो खुल के आमने सामने हो गया। अब तो जजेस का नाम लेके उनको करप्ट कहा जा रहा है, उनके खिलाफ ये बातें हो रही हैं, रेफरेंस करो, ये कह रहे हैं ये बेंच ये उसके सहूलतकार हैं, सब कुछ है। गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है कि हमने नहीं करना। उन्होंने जो कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसमें उन्होंने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट 10 अप्रैल तक 21 बिलियन रिलीज़ करेगी इलेक्शंस के लिए। तो आई एम श्योर जब, और उन्होंने 11 को रिपोर्ट देनी है, अगर 11 को रिपोर्ट देते हैं, पैसे नहीं रिलीज़ किए तो हो सकता है वो 11 या 12 को बुला लें प्राइम मिनिस्टर को या सबको, और फिर एक नया राउंड शुरू हो जाए। ब्लंटली, क्या अब हम बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से गुजर गए हैं आगे? अब क्या ये इमरजेंसी, इस किस्म की चीज़ें नजर रह गई हैं हमारी किस्मत में? मालिक, ये डिपेंड करता है, लेकिन सबसे पहले आपने इकोनॉमिक मेल्टडाउन का जिक्र किया, उसके साथ ही मेरे प्यारे भाई ये भी याद दहानी करवाते रहो कि मुसलसल बारिशें और यालाबारी बिल्कुल जो तुम्हारी गंदम और चने और दीगर फसलों के साथ जो कर रही है वो अजाब एक अपनी जगह है, और खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे अगर यही पैटर्न रहा तो क्या गारंटी है कि पिछले साल वाला मामला दोबारा नहीं होगा। अब ये तो हो गया चूँकि वो उसका मेल्टडाउन का जिक्र था। मालिक साहब, अर्ज़ ये है कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने ये जो पूरी इंट्रोडक्शन दी है ना, अभी जिस तरह मुस्लिम लीग रिएक्ट कर रही है ना, मैं उनसे हाथ बांध के एक दरख्वास्त करता हूँ एक सहाफ़ी के तौर पर, वो ये कि खुदा दा वास्ता ये जान छो, आपने अभी तक जितनी चालाकियाँ अख्तियार की, जो भी आपने हथकंडे अख्तियार किए, वो अदालत में तो आपके कभी काम नहीं आए। ठीक है ना बात? अब खुदा के लिए सियासी हो जाएं, हत्ता कि आप जिस वकील को करते हैं वो भी बिलाखिर इमरान खान के वकील हो जाते हैं। तो मैं आपसे इल्तिजा ये करूँगा, मेरा अपना ख्याल है कि अभी भी हालात को मज़ीद दगरगू होने से रोकने के लिए
आई फुल्ली अप्रिशिएट कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट है। शहबाज शरीफ साहब को अपनी जमात, अपनी हमनवा जमातों का इजलास बुलाना चाहिए, उनके सामने खुल के कहें कि जी देखें, मैं सब चीज़ों के अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर भी। 14 मई के इलेक्शन अब मेरे लिए तो टालना नामुमकिन है। टालेंगे अगर तो इलेक्शन कमीशन टालेगा या उनके सहूलतकार या जिनको उनकी मदद दरकार होती है। मैं इसमें हिस्सा नहीं डालना चाहता। आई वॉन्ट टू रिज़ाइन एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मुझे जाकर अपनी पार्टी के लिए इंतहाबी मुहिम की इजाज़त दी जाए, वरना अगर आप चाहें तो हम मिलकर असेंबली डिज़ॉल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि इसके अलावा बाकी सब तकरीरें हैं और मुझे ख़दशा है कि आज जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब का ख़ताब लंदन से बराह रास्त दिखाया है आप हजरात ने, कल एक ब्लैंक ऑर्डर आ सकता है कि आपको याद नहीं कि एक मफरूर और भगोड़े को आप टीवी पे नहीं दिखा सकते, तो कोई रास्ता नहीं। उसके अलावा मेरी दानिश में, वरना यही करते रहेंगे तो ये तमाशा लगा रहेगा और फिर वो खदशात जिसका मैं और आप जिक्र करते रहे हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे। मज़र मुझे एक बात बताएं, मैं तो कन्विंस्ड हुआ जब मैं बातें भी सुनता हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती हैं गवर्नमेंट के लोगों से, सरकर्दा लीडरान से, बड़े बड़े नामों से, तो बड़ा क्लियर है वो तो शायद चाहते ही यही हैं कि उनको एक वे आउट मिल जाए। इलेक्शन में तो वो नहीं जाना चाहते, इलेक्शन में उनका ख्याल है हमें डेफिनेटली हमें शिकस्त होगी, हम 5 साल इमरान खान के नीचे क्यों रहें। क्या आज का जो रिएक्शन है ये बजाय एक जज्बाती रिएक्शन के, ये तो बड़ा सोचा समझा स्ट्रेटेजिकली डिसीजन ली हुई रिएक्शन नहीं है कि ठीक है मसले को इतना गर्म कर दें, पढ़ जाए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, पढ़ जाए इस तमाम मामले को, हो जाए कंटेम्प्ट में बुला लें, सैक कर दें, गवर्नमेंट गिर जाएगी, सब कुछ होगा। मुझे तो लग रहा है कि वो चाहते हैं कि उनको वे आउट मिले और वे आउट ये करें कि सियासत को हमने रियासत पे कुर्बान किया और वो अब इसको एक टोटली डिफरेंट टेंजेंट से देख रहे हैं। देखिए मालिक, सब डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट किस तरह रिएक्ट करती है। जो भी आज जैसे काबीना का फैसला आया, मरियम नवाज साहिबा की ट्वीट आई, नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, सुप्रीम कोर्ट का अपना रिएक्शन क्या होता है। अगर वो कंटेम्प्ट या नोटिसेस वगैरह में चले जाएंगे तो मेरा ख्याल है वहाँ तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आप सज़ा भी दे देंगे तो वो बात नहीं बनेगी, जिस तरह आपने ख़ुद कहा कि शायद वो ये चाहते हों। असल चीज़ ये कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये 4-3 का फ़ैसला है, तो वो जो 4 जजेज़ हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका फ़ैसला, वो जो ये कह रहे हैं कि 4-3 है, तो इस फैसले के बाद क्या वो 4 जजेज़ जो हैं वो कुछ बोलेंगे? वो क्या ये कॉन्टेस्ट करेंगे कि ये गलत फ़ैसला आया? अगर वो नहीं करते तो फिर तो बाहर कोई भी बात कर ले वो मैटर नहीं करती। फिर तो मैटर ये करेगा ये जो आज फैसला आया है ये एग्जिस्ट करेगा, इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, इसको एग्जीक्यूट। और अभी जिस तरह केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कह रहे थे कि जी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मनवान अमल करेंगे हम, इलेक्शन कमीशन का भी आ जाएगा। जाहिर है आप इस फैसले पे बहुत सी दो राय हो सकती हैं और हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि ये फैसला बड़ा वो केयर टेकर पंजाब मिनिस्टर ने ये नहीं कहा सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने कहा जी हम इलेक्शन कमीशन से पूरा ताउन करेंगे इलेक्शन के सिलसिले में। सुप्रीम कोर्ट का नाम नहीं लिया उन्होंने, इट वाज अ डिलिबरेट चॉइस ऑफ वर्ड्स। नहीं मालिक, जो मैंने, हो सकता है आप सही कह रहे हो, मैंने जो है वो टिकर्स देखे हैं उसमें तो ये था कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। ये जो चीज़ है, असल चीज़ क्या है? असल चीज़ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ होता है जो आप कह रहे हैं, जिस तरह 6-7 या जो भी वो है इस वक्त पोलराइजेशन, वहाँ से अगर कोई चीज़ होती है तब तो वो मैटर करेगी। लेकिन अगर वहाँ से नहीं होती और ये फैसला एग्जिस्ट करता है तो फिर इस फैसले पे अमल दरामद होगा। इलेक्शन 14 मई को होंगे। अब ये पीडीएम का वो टेस्ट है कि वो इन इलेक्शन में जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर वो इलेक्शन में नहीं जाएंगे तो आप एक वॉक ओवर दे देंगे जाहिर है अपने ओपोनेंट्स को। लेकिन अभी जब हमने शेड्यूल आया था तो सबने नॉमिनेशन भी भरे थे और वो अपनी एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह केपी का अब जो शेड्यूल आएगा, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि या तो जिस तरह अभी नुसरत साहब कह रहे थे कि भाई चलें ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक साथ इलेक्शन हो तो आप कौमी असम्बली डिज़ोल्व कर दें, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली भी डिज़ोल्व कर दें, एक साथ इलेक्शन में चले जाएं। एक तरीक़ा तो ये हो सकता है। दूसरा तरीक़ा ये कि आप कॉन्फ्रंट्रेशन लेंगे तो कैसे लेंगे? कॉन्फ्रंट्रेशन क्या करेंगे आप?
ये इंतज़ार करेंगे कि आप उनके फैसले पे अमल नहीं करेंगे तो वो सेक्रेटरी आपको नहीं भेजेंगे, वो पहले घर, पहले तो वो सेक्रेटरी फाइनेंस को भेजेंगे, फिर वो सेक्रेटरी डिफेंस को भेजेंगे, फिर वो सेक्रेटरी इंटीरियर को भेजेंगे, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट करेंगे। अब वो उसके बाद कहीं वो आएगी, तो इलेक्शंस की तरफ तो आप जा ही रहे हैं। तो फैसला पीडीएम ने ये करना है कि वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे या इलेक्शन नहीं करेंगे। रेस्ट डिपेंड ऑन द सुप्रीम कोर्ट, कि सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस जो ये दावा जो ये कहते हैं कि ये 4-3 का फैसला देखा जाए, वो आज के फैसले के बाद उनका क्या फैसला होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला है वो एग्जिस्ट करेगा। भट्टी साहब, ये फैसला एक्सपेक्टेड था, सबको पता था यही फैसला होगा, और ज़ाहिर इलेक्शन तो होने ही चाहिए, इस पर तो कोई बहस है नहीं। लेकिन एक बहस ये है कि बेहतर तरीके से हैंडल हो सकता था। चीफ जस्टिस साहब इसको थोड़ा सा इसके ऑप्टिक्स और ये जो इंप्रेशन बन गया, अब तासुर क्या बनता जा रहा है? तासुर अब ये बनता जा रहा है, आज से अखबारात में भी मैं देख रहा था ये चीज़ें, खबरें, आर्टिकल जिस तरह के लगे हुए, कि जिससे तासुर ये मिल रहा था कि जी इस तरह बन गया है, लगता ऐसे है, अगेन लगता ऐसे है कि जैसे चीफ जस्टिस साहब, पीटीआई ये एक कैंप है, कुछ जजेस और सरकार एक कैंप है, और इस्टेब्लिशमेंट भी उस कैंप में है, और इसीलिए उस तरह के बेंचेस बन रहे हैं। अब जो बेंचेस का ही झगड़ा था, अल्टीमेटली 9 मेंबर बेंच से बात आके 3 मेंबर बेंच पे फैसला हुआ, उसमें भी 2 जजेस जिन पे कंट्रोवर्शियल थे। फिर जो 6 मेंबर बेंच बना उसमें सैयद मज़ार अली नकवी साहब डाले हुए थे, जिसके बारे में पहले चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी देखें ये मैंने एक खामोश पैगाम दिया था, आज पता नहीं आज का खामोश पैगाम किसके लिए। अब सिचुएशन ये है, सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, गवर्नमेंट ने आज ठुक के हर लेवल पे, ये प्राइम मिनिस्टर तक की लेवल पे उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी आज कत्ल हो गया, 4 अप्रैल को आज जुडिशल मर्डर दूसरा हो गया। तो क्लियरली उनके प्लान कुछ और हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के साथ, गवर्नमेंट बिल्कुल डिफाइंस में है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे इंप्लीमेंट करवा पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब बचपन में लूडो खेलते थे, जब कोई गेम हारता था ना, एकदम सारा लूडो पे हाथ मार देता था। जो बड़ा ही रफड़ी बच्चा होता था वो लूडो पकड़ के पाड़ देता था, फाड़ देता था, 4-5 टुकड़े कर देता था, मजीद भी ना खोल बैठे। इस वक्त पीडीएम की वो सूरत हाल है। ये 2-3-4 की हैसियत ही कोई नहीं। पहले दिन से तमाम आईनी माहिरीन इस बात पर नुक्ते पर मुतफिक थे कि 90 दिन में असम्बलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन होने हैं। जिन्होंने इख्तलाफ किया उनमें से भी किसी एक ने नहीं कहा 90 दिन में नहीं हो सकते, वो बेंच पे हो सकता था। दूसरा, तासुर दिया जा नहीं रहा, तासुर बनाया जा रहा है, बेंच में डिवीजन है। मैं इससे भी इख्तलाफ करता हूं। एक सोची समझी स्कीम के तहत लोगों को ज़ेहन नशीन किया जा रहा है कि ये हमारे खिलाफ अदलिया है, कभी इनके खिलाफ कोई हो जाता है, कभी इनके खिलाफ कोई हो जाता है, हालांकि ये अपने खिलाफ खुद है। फुल बेंच बना दे। आज 6 रुकनी बेंच ने फायद ईसा साहब का फैसला सेटिस्फाइड किया। उसमें जादुल हसन, मदाहर अली नकवी, मुनीब अख्तर, मोहम्मद अली मदखर, आयशा मलक, हसन रिजवी और एक जो फायद ईसा साहब से इख्तलाफ किया था शाहिद वहीद, और 8 तो ये हो गए। इख्तलाफ राय तो हमेशा हिस्ट्री निकाल ले, मैंने अदालत कवर की हुई है, होते रहते इख्तलाफी नोट, ये तो इशू ही कोई नहीं है। असल गेम मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बज़ाहिर 13 रुकनी इत्तेहाद है हुकूमती, पर वो एक फिल्म थी मदरसर साहब ने, मैंने देखी थी, उसने कहा वो यार देखा नहीं मैं, कैसा फिल्म ही चूरो आया। उन्हें कहा यार मैंने देखा पर तुझे नहीं देखा। उन्हें कहा मैंने 5-6 दफा देखी फिल्म। कहता बेवकूफ मैं था उसमें। वो बहस करता रहा। वो कहता कहाँ यार मैंने दफा देखा। कहता वो जो जुनादा जा रहा था ना, कहता हाँ, कहता मेरा तो सी होर की था सी, तू कहना मैं देखे ही नहीं। तो दरअसल पीडीएम की 13 जमातें हैं। पंजाब में वोट बैंक है पीटीआई का, और सेकंड है नून लीग का। बाकी किसी जमात का वोट बैंक बताए क्या? एमक्यूएम के कितने हैं, एएनबी का कितना है, मौलाना फजलुर रहमान। झगड़ा तो लाहौर का ही है ना। वो तो आज बिलावल ने भी कहा है, बिलावल ने तो ये कहा है कि देखें तख्त लाहौर का झगड़ा पूरे पाकिस्तान को खतरे में डाल रहा है। झगड़ा तो लाहौर का ही है, इस्लामाबाद लाइक पंजाब का ही है। नहीं, बिलावल बड़ी गेम खेल रहे हैं। आज मेरे काबिल एहतराम नवाज शरीफ
देखिए नाम तो शरीफ रखने से मैं भी शरीफ हो सकता हूं। 4 अप्रैल आइन का कत्ल है। वो भट्टो को किसने मरवाया, किसने जश्न मनाया? और पीपल्स पार्टी के खात्मे के लिए पहले जुनेजो लीग बनाई गई, उसे बाद में नून लीग का नाम दिया गया। ये हिस्ट्री किसी से भूली हुई नहीं है। आसफ अली जरदारी की जुबान मैंने नहीं काटी। शहीद बेनजीर भट्टो के पॉम्फलेट किसने तस्लीम किए? आसफ अली जरदारी 4 मुखी गेम खेल रहा है। और बिलावल तो भी मेरा ख्याल है उसे नहीं पता कि जरदारी साहब क्या है, उनका वोट बैंक पहले ही नहीं है। अब नून लीग ये समझी है कि बज़ाहिर बादियों नजर में जितने सर्वे आए हैं कि ये इलेक्शन बज़ाहिर ऐसा लगता है, मैं इसका दावा नहीं खुदा ना हास्ता कर रहा कि पीटीआई बाद या अक्सरियत से पंजाब में जीत जाएगी। अब वो इलेक्शन की बजाय तौहीन अदालत में शहीद होना चाह रहे हैं और जानबूझ के 3-4 दिन से ये मैसेज हो रहा है कि इलेक्शन में अगर 17 जुलाई को पीडीएम पूरी मिलके नहीं जीत सकी थी तो अब इसका तो आप मेरे साथ इस बात पे एग्री कर रहे हैं ना कि ये तो चाहेंगे कि हमें निकाल दिया जाए। मैं आपके साथ एग्री ना करूंगा। इस मुल्क में इस वतन अजीज में मालकों के साथ इख्तलाफ राय करके नौकरी हो सकती है। मैं पागल हूं आपसे एग्री ना करूं। नजर साहब तो कराची आपके पास वापस आता हूं। आपने तो टाइम भी देनी थी जो भूल गए। सर मैं अभी लाहौर आया नहीं ना, लाहौर आऊंगा तो दूंगा, पेश करूंगा आपकी खिदमत में। नुसरत ये बताएं कि 2 पार्टीज नजर आ रही हैं, 3 नजर आ रही हैं। पीटीआई नजर आ रही है, हमें गवर्नमेंट नजर आ रही है, अब जुडिशरी को भी पार्टी बना दिया गया है इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट में, और शायद एक हद तक बन भी गई है जुडिशरी अपनी अगर मिस हैंडलिंग ऑफ थिंग्स है। लेकिन एक इंडिविजुअल पार्टी भी इस्टेब्लिशमेंट, सबको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट के कितना मिसट्रस्ट है खान साहब का, और वो बार बार अपने मुंह से भी कहते हैं सब कुछ। ये तो चले कोर्ट रूम और पार्लियामान के अंदर ड्रामा हो रहा है, किसी ना किसी तरफ बैठ जाएगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट नहीं कोऑपरेट करती विद जुडिशरी, चाहे कोवर्टली या ओवर्टली जैसे भी हो, तो फिर कैसे रिजॉल्व कैसे मसला होगा? नहीं, मास्टरली इनएक्टिविटी जो है वो फिल वक्त सूट करेगी पीटीआई को। देखो मामला जो है, एक बात तो हम सब का इत्तेफाक है ना कि जी इलेक्शन से तो आपका भागना मुमकिन नहीं, ठीक है ना। लेकिन जिस बात का हम ढोल बहुत दिनों से पीट रहे थे कि 90 दिनों में इलेक्शन, वो आईन का हक है, वो न छीना जाए, तो भाई इस हक से केपीके को क्यों महरूम रखा गया है आज? भाई आप पंजाब वालों को तो पूरा शेड्यूल बना के दे रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अरे भाई लेकिन नहीं ना, अब गलत बात ना करो ना। आपने पहले गलत मैसेजिंग कर दी कि आपकी भी एम्फेसिस जो है वो तख्त लाहौर है, वरना आपने केपीके को अगर आइन का हक था, अच्छा, और पंजाब को भी जो मिला है क्या वो 90 दिनों में होगा? तो 90 दिन भी गए और वो भी गए। दूसरा आपने पैगाम ये दिया है कि इस वतन अजीज में सिर्फ 3 जजेस हैं जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तो अब ये लाजमी है कि चूंकि सिर्फ 3 जजेस बचे हैं तो खुदा के लिए अमेरिका की तरह रास्ता निकाला जाए कि ये ताहयात जजेस रहें ताकि हमारा आइन महफूज रहे। ये रास्ता निकालना पड़ेगा। और बाकियों को अब आगे आ जाएं भैया, जो आप बात कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में सबसे इम्पॉर्टेंट बात मेरी दानिश में भाई मज़हर ने की है कि अगर वाकई 4 जजों को इस पे एतराज़ है, इसको ज़रा थोड़ा सा और सोचें। कल को आपके साथ नाइंसाफ़ी हो, आप बरसों की मेहनत के बाद बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाओ और आपका मसला जो है वो जस्टिस फायज ईसा की अदालत में लगे और वहाँ से एक फ़ैसला आए जो हर एतबार से इंसाफ पर मबनी हो, उसको एक बड़ा बेंच पर ला के तो आप ये नहीं, क्योंकि ये तो अल्टीमेट आपका कोर्ट समझा जाता है ना, जिसके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। यानी हम क्या नज़ीर कायम कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ ये लिखा गया है आज कि आज का जो फैसला हुआ है जिसमें यानी फायज ईसा के फैसले को रद्द कर दिया गया है वो सिर्फ एक इट्स वन टाइम अफेयर है? और उसमें ये है हैरानी मज़हर की बात जो है, उसमें आपने अटॉर्नी जनरल को भी नहीं बुलाया, आपने किसी को नहीं बुलाया, डिस्ट्रिक्ट जज को बुला के 5 मिनट के अंदर फारग। क्या ये तवक्को कर रहे थे कि ये बाकी 4 जजेस जो हैं, या कम से कम वो 2 जजेस जिन्होंने ये फैसला किया था, वो खुद काला कोट पहन के इनके सामने पेश होते जजेस के? फिर यही तरीका था ना, कभी आपकी हैसियत में हमारे यानी कि केस को जो है यूँ रद्द कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई थिंक कि मज़हर का ये पॉइंट बड़ा वैलिड है
और अगर जिनका हक छीना गया है वो ही उसके बारे में मुस्तरब नहीं है, ये इस नुक्ता नज़र से देखो ना, तो फिर भाई लोगों को क्या पड़ा है कि अपनी न्यूट्रलिटी को ख़राब करें यार, उनका क्या जा रहा है इस वक्त। मगर एक थ्योरी इस्लामाबाद में सब ये भी चल रही है कि जो हालात जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर आइदर ऑफ द टू जो वो बात करते हैं, बिलावल भुट्टो ने भी ख़तरों का इजहार किया कि अगर उनमें से कोई भी एक सिचुएशन होती है और ये नवाज शरीफ एंड कंपनी इक़्तिदार से हट जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, कंटेम्प्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट जाती है खान साहब को, जो रूलिंग अलायंस के ऊपर लोगों का गुस्सा है, नफ़रत है, सब कुछ है। तो एक खान साहब की अपनी पॉपुलैरिटी है, एक लोगों का गुस्सा इनके ख़िलाफ़ है जो बाय डिफ़ॉल्ट उनको सपोर्ट मिलती है। तो एक थ्योरी इस्लामाबाद में ये भी चल रही है कि अगर ये मंजरनामे से सामने से पावर से हट जाते हैं तो खान साहब की जो परसीव पॉपुलैरिटी है वो नीचे आएगी, और फिर प्योरली उनको अपनी पॉपुलैरिटी पे आगे चलना पड़ेगा जो उतनी बड़ी नहीं है जितनी इस वक्त उनको बाय डिफ़ॉल्ट उनका कद बहुत बड़ा हुआ है। और इसलिए शायद ये वक्त आ गया कि ये अब सीन से हट जाएं या हटा दिए जाएं। डू यू सब्सक्राइब टू दिस थ्योरी? देखिए मालिक, कैसे हट सकते हैं? फ़र्ज़ करें शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट का नोटिस होता है और कंटेम्प्ट के नोटिस से एक दिन पहले शहबाज शरीफ रिज़ाइन कर देते हैं और असेंबली किसी दूसरे लीडर ऑफ द हाउस को ले आती है। तो अब वो टाइम बाइंग की बात है ना, क्या वो मज़ीद टाइम, वो यहाँ पीडीएम की कोशिश क्या है कि किसी तरह घसीट कर इस मामले को अगस्त तक ले जाया जाए। अब वो तो मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है उसमें। दूसरा ये कि पूरी असेंबली डिसॉल्व कर दें, वो भी ऑप्शन नहीं नज़र आता क्योंकि पीडीएम की पार्टी आप ये समझते हैं कि वो अक्टूबर में भी इलेक्शन करवाना चाहते हैं? नहीं, फिलहाल तो ये ना देखिए अगर उनका क्या है, बज़ाहिर ये लगता है अब तो क्योंकि हर चीज़ इतनी ओपन हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि पीडीएम के इंटरेस्ट में ये है कि उस वक्त हम जनरल इलेक्शन में जाएं जब जस्टिस काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस हों। मतलब अब ये भी अजीब व गरीब चीज़ें हैं हमारे यहाँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहनी पड़ रही हैं। इसी तरह जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के बारे में एक राय थी उस वक्त, इमरान खान जनरल बाजवा के उस पर आए थे और फिर जनरल बाजवा से ये सारी चीज़ें इस्टेब्लिशमेंट, और क्योंकि जुडिशरी बज़ाते ख़ुद इस वक्त तासुर ये मिल रहा है कि जुडिशरी बज़ाते ख़ुद एक स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिशमेंट बन गई है और इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ है, जुडिशरी दूसरी तरफ खड़ी है, दोनों में पॉलिटिक्स डिवाइडेड है, पॉलिटिकल पार्टीज डिवाइडेड हैं, पोलराइज्ड हैं। अब ऐसे में इस वक्त पीडीएम के पास जो ऑप्शन है, देखिए नवाज शरीफ लंदन में बैठ के यहाँ के अवाम को खड़े होने का कह रहे हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं ना, ऐलान करते हैं ना कि मैं आ रहा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा इस जद्दोजहद में, तब तो बात बनती। वहाँ बैठ के मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि डॉलर 500 का हो जाएगा, चीनी इतनी की हो जाएगी, आटा इतने का हो जाएगा और मुसीबत तुम पर आएगी, ये जिम्मेदार होंगे। ये ऑप्टिक्स नहीं चलते जब तक आप खुद ये ऐलान ना करें कि सबको रोकने के लिए, चाहे वो जुडिशरी से आप लड़ाई लड़ें, इमरान खान से लड़ाई लड़ें, अपने मुल्क में आके, यानी आप सऊदी अरब जा सकते हैं ईजिली, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो अगर पाकिस्तान नहीं आ सकते तो यहाँ की पार्टी को मुसलसल मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं? फिर आप कहें ना, आप उस वक्त, मैं तो चाहता था लेकिन भट्टी साहब एक बात तो बताएं ना, जब ये सारी बातें होती हैं, ठीक है, मुझे भट्टी साहब एक बात बताएं, जब ये सारी बातें होती हैं, चाहे वो फवाद चौधरी हों, चाहे खान साहब खुद हों, सारे कहते हैं कि जी ये गवर्नमेंट तो सिर्फ ढकोसला सा है, इनकी तो अपनी हैसियत कोई नहीं, औकात कोई नहीं, ये कहाँ से चलेंगे, इन पे बैसाखी हट जाइए, फ़ौरन गिर जाएंगे, और हम चाहते हैं लेकिन हमारे से कोई बात नहीं कर रहा, सब कुछ नहीं कर रहा। क्या इस वक्त ये तमाम मसले का हल एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट के पास है? जुडिशरी जो कह रही है हुकूमत नहीं मान रही, पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, तो फिर क्या हल वही ये मसला हल करवा सकते हैं, इनको आपस में कोई भी फार्मूला तय करवा सकते हैं? अच्छा मालिक साहब, मेरे ख्याल में इस हुकूमत में दम हम ही नहीं, ना ये अपनी मर्जी से आए, ना इनका अपना इत्तेहाद बना, ना इनकी मर्जी से अदम एतमाद आया। अदम एतमाद के बारे में जितने भी ये
पीडीएम के लीडर हैं, क्या कहते रहे आप तीनों मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं। बड़ी साहब आपको मैं थोड़ा सा मुखलूंगा, ब्रेक के लिए बार बार कहा जा रहा है, उसके बाद बात खत्म कर लेते हैं कि बात लंबी है, तो या ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। जी भट्टी साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, जब हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे कि क्या सोल्यूशन अब पिंडी करवाएगा वही ये सबको बिठा सकता है, बिकॉज ये तो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं सारे। अच्छा, आपके शो में ना बड़ा फायदा होता है, बंदे की नींद पूरी हो जाती है। खैर चले, वो तो हमें नींद कम ही मिलती है। गुजारिश ये है मालिक साहब कि सियासतदानों ने इख्तलाफ राय को ज़ाती दुश्मनी से भी आखिर पे एंड पे ले गए हैं। मेरी एक गुजारिश सुने, ये जो 3 जज साहबान हैं, इन पर बहुत ज़्यादा एतराज़ और रेफरेंस भेजा है। तो पिछले साल जब कासम सूरी की, तो यही 3 जज साहबान थे बीच में शामिल, तो वो इस एक साल के दौरान क्या इनमें खामियां हुई कि इनकी सारी इच्छाइयां बुराई हो गई। चलें, सजाद अली शाह पर हमला करा दिया, वो जज साहब, चीफ जस्टिस साहब ठीक नहीं थे आपकी नज़र में, ये भी मान लिया। आसफ सईद खोसा नहायत क्रेडिबल, वो भी आपकी नज़र में अच्छा नहीं है, वो भी मान लिया। साकब नसार जिसने गरीबों के लिए, वो भी अच्छा नहीं है, वो भी मान लिया। उमर अता बंदयाल भी अच्छा नहीं है। तो कोई आइन में ऐसी शिक निकालें कि नून लीग का सोशल मीडिया शरीफ फैमिली के केस सुन लिया करे और उसे आइन और कानून की ख्वाहिश के मुताबिक फैसला कर दिया करे। मुझे बताएं, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बेंच बना रहा है कि नहीं? लाहौर का, सिंध का, कराची का, पेशावर का, सब बना रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर क्या एतराज है? जब पिछले साल उन्होंने कासम सूरी पे बेंच बनाया था, तो ये सारी वो भट्टी साहब, वो एतराज ये है कि कराची के एक पैनल ने इस पे काम भी किया। उन्होंने कहा जी 73 बड़े केसेस में वही 3 जज थे। एतराज़ इनको ये है कि देखें, हमारे जितने केसेस हैं उनमें वही 2-3 जजेस हैं जो उनके फेवरेट हैं और जो हमारे खिलाफ फैसले देते हैं। इफ्तिखार चौधरी पे तो इन्हें बड़ा प्यार आता है। एग्जैक्टली, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि उनका एतराज़ क्या है। उनका एतराज़ ये है कि 9 मेंबर बेंच शुरू होता है तो एंड में वही 3 जज रह जाते हैं जो जिनके खिलाफ मैंने मान लिया। देखिए, मालिक साहब से इख्तलाफ हो नहीं सकता, मदर साहब मूड में है। अच्छा, मैंने ये भी मान लिया, सजाद अली शाह का क्या कसूर था, आसफ सईद खोसे का क्या कसूर था, साकब निसार का क्या कसूर था? वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ऐसा चीफ जस्टिस कहां से चुन के मैं अभी आता हूं, इनके ख्वाहिश और आइन अना के मुताबिक फैसला। अच्छा, दूसरी बात आखिरी याद रख रहे हैं, 14 जुलाई तक ये मामला नहीं जाना। वो अहमद है जो समझते हैं 14 मई तक, 11 अप्रैल को इन्होंने रिपोर्ट देनी है। हाँ एग्जैक्टली, उसके बाद हाँ 14 मई तक नहीं जाना, 11 अप्रैल को रिपोर्ट देनी है। उधर ये सारे आ जाएंगे काबू। ये एक साजिश के तहत शहीद होना चाहते हैं, तो बिला वजह मरना शहादत नहीं है, शहादत का बहुत अजीम जज्बा है, अल्लाह ताला ने रुतबा रखा हुआ। नुसरत, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई है, 3 सिविलियन इंपॉर्टेंट लोग मिले और मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पे जुडिशल मिसकॉन्डक्ट के ऊपर, रेफरेंस के ऊपर बात हुई कि क्या सीजे पे रेफरेंस हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर ये तो इनके पास हथियार है ना, अगर इस किस्म की कोई मूव हो जाती है तो क्या वो फिर आपके ख्याल में बाकी जजेस को इकट्ठा करेगी बिहाइंड द सीजे कि यार नहीं, ये नहीं, अब आपस में हम लड़ते रहेंगे, बाहर चनाए? कि आपके ख्याल में ये और खुल के डिवीज़न और बदसूरत हो जाएगी? मेरा अपना ख्याल है, जब बाहर से कोई हमलावर हो ना भैया, तो तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद एक घर के मकीन जो हैं वो यानी कि फिर इकट्ठा होना पड़ जाता है। मैं दोबारा अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आता हूँ कि ये जो दावा कर रहे थे ना कि हमने अपनी सियासत कुर्बान की, तो आप कुर्बानी को इख्तिताम पर पहुँचाओ ना। जब आप दुम्बा कुर्बान करते हो तो फिर इसका गोश्त बांटा जाता है, सीक्वेंसेस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, यानी कि पूरा अमल होता है कुर्बानी का। मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ कि अगर शहबाज शरीफ साहब वाक़अतन अपने बड़े भाई के नाम से मंसूब मुस्लिम लीग की, नाम नहाद मुस्लिम लीग के नाकाबिल तस्खीर किला पंजाब में जमात को बचाना चाहते हैं, तो ही मस्ट लीव द पोस्ट एट द अर्लीस्ट।
और से कि जी मैं मुस्लिम लीग नून का तो सदर हूं, मारे जाएंगे इलेक्शन। 14 मई के इलेक्शन से मफर मुमकिन नहीं है मालिक। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, जिस अंदाज में आया, मेरे उसके बारे में भी हजारों तहफ़्फ़ुज़ात है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने क्यों फर्ज कर लिया कि सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 3 जजेस जो हैं वो आइन के मुहाफिज हो सकते हैं। लेकिन अब 14 मई को इलेक्शन, और वो सियासतदानी नहीं होता जो कि लोगों की नजर में आया कि नाज़ब है मैदान, तो इलेक्शन के मैदान से भागने वाला कब तक अपना इलेक्शन में जाना है। तब अगर नहीं जाना तो ना अहल भी बाजमात होंगे भाई साहब। मजा ये खाली आपका ख्याल है 11 अप्रैल को जो भट्टी साहब कह रहे हैं तो बस वो फाइनेंस सेक्रेटरी की छुट्टी होगी, वो कहेगा जी मुझे डायरेक्शन दी चीफ एग्जीक्यूटिव की। हाँ वो तो प्राइम मिनिस्टर भी बात जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव जब शहबाज शरीफ को इतना ही शौक होता तो आज पहुंच जाते सुप्रीम कोर्ट और कहते हैं ऑनरेबल जज साहब आई नो कि आपके जहन में क्या फैसला है, आई टेक द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स टू एक्सप्लेन। तो लेते ना अपने ऊपर, इतनी हिम्मत नहीं है, अड्डे जो गया है नहीं ना मासूफ, तो जाके अपना इन्हें कहें कि इलेक्शन लड़े। मगर ये जो अब ऑब्वियस चीज़ें हो रही हैं जो हमें कोई इसमें सरप्राइजेज नहीं है, कोई इसमें कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पे बात एक ये भी चल रही है कि देखें हमने किसी तरह 20 दिन पूरे करने हैं, 20 दिन के बाद हमारा कानून बन जाएगा जिसमें नए बेंचेस ये सारी चीज़ें चीफ जस्टिस के हाथ से निकल जाएंगी और टाइम फ्रेम होगा इस फैसले को अपील करने का भी। अब अगर इस फैसले पे अपील होती है और उस वक्त बेंच बनाने का जो राइट है वो बंदयाल साहब से निकल के वो टॉप 3 जजेस में चला जाता है, जिसमें दूसरे 2 जजेस परसीव किए जाते हैं कि वो दूसरा कैंप है, तो फिर क्या गवर्नमेंट आपके ख्याल में टाइम बाय नहीं करेगी कि ये कानून नया बन जाए बेंच बनाने का और सारा कुछ, ताकि फिर बेंच एक दूसरी नौइयत का बड़ा बेंच बने? तो वो ये फैसला उल्टा भी सकती है। गवर्नमेंट को रिज़ाइन करने की, जैसे शाह जी कह रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करने की ज़रूरत है, उनको सिर्फ ये 20 दिन गुजारने की ज़रूरत है और किसी तरह 11 तारीख की रिपोर्ट को लटकाएं, कुछ करें। उसमें फ़ैसले में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप रिपोर्ट आके दें कि आपको फुल पेमेंट हुई है, पार्शियल हुई है, हो सकता है 1-2 बिलियन रिलीज़ भी कर दें, ज़रूरी नहीं कि 21 का 21 रिलीज़ करें। अगर ये टाइम बाय कर जाते हैं और ये उस वहाँ पे ले जाते हैं तो क्या फिर आपको नया राउंड नज़र आ रहा है लीगल? मालिक कुछ भी कर लें, इलेक्शन को आगे ले जाएं, इलेक्शन ना करवाएं, इलेक्शन से राह फरार इख्तियार करें, वो जितनी अपनी एनर्जी इसमें ज़ाया कर रहे हैं उससे कम एनर्जी में वो बड़े ताकतवर बयानिए के साथ इलेक्शन में जा सकते थे। नवाज शरीफ वापस आते और बाकायदा कहते कि जुडिशरी पे जो भी जिस तरह का भी उन्हें करना था, आते टेस्ट करते। बाज़-औक़ात आदमी अच्छी सॉलिड विकेट पर खेलता है, बाज़-औक़ात ग्रासी विकेट पर खेलता है, बाज़-औक़ात जीतता है, बाज़-औक़ात हारता है। तो ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने इस प्रोसेस में जाने से पहले ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है कि जी इलेक्शन अगर हो गए तो हम हार जाएंगे, अगर हार गए तो क्या होगा, क्या आपकी सियासत ख़त्म हो जाएगी? ऐसा नहीं होता। जिस अंदाज में पीडीएम की लीडरशिप सोच रही है, मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है। यानी आप कुछ भी कर लें, आपकी तमाम तर ये आ भी जाए कानून, लेकिन मज़र हम एक फाइनेंशियल इमरजेंसी के भी तो करीब जा रहे हैं ना। जो इकॉनमी का हाल हो गया है, जो IMF आपको नहीं अभी तक मिला, पेमेंट्स करने के लिए पैसे नहीं है, इंपोर्ट्स बंद पड़ी हुई, मार्कअप और बंद आज बढ़ गया है, और कंपनीज बंद होंगी और इंडस्ट्री बंद होगी। पहली बार 2 दिहाइयों में एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इन्फ्लेशन इससे भी 3 गुना चली जाएगी, तो तबाही तो फाइनेंशियल तबाही है। शायद ये देख लो कि चले हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा के और फिर और दूसरी इमरजेंसी लगा के ड्रामा करें। मालिक कुछ भी कर लें, चले 1 साल इन्होंने इलेक्शन डिले कर दिया, चले 1.5 साल इलेक्शन डिले कर दिया, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी इस पोजीशन पर आएगी कि आम आदमी की ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब आ जाए कि वो इमरान खान के बयानिए को रद्द करके इनको मुंतखब कर ले दोबारा? मुझे तो नहीं लगता ऐसा, इस तरह की चीज़ें नहीं कुछ अगर हो जाए तो आप चले। तो वरना आप जितना डिले कर रहे हैं, जितना सिचुएशन ख़राब से ख़राबतर होती जा रही है, उतना ही सियासी तौर पे इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है। उससे ज़्यादा कम नुकसान होगा अगर आप इलेक्शन में जाएंगे, एक ताकतवर बयानिया बनाएं अपना और काउंटर करें, इलेक्शन लड़ें, कॉन्टेस्ट करें। ग्रास रूट लेवल की पार्टी है मुस्लिम लीग नून पंजाब में,
अगर आप हार भी जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, मरवाएगा, मजहर मरवाएगा इनको, मजहर ने मरवाना ही है, तो इन्होंने इलेक्शन में नहीं जाना। तो आप बढ़ना क्या करेंगे? आप बढ़ना आप क्या कर सकते हैं इस काम में यार? तो फिर क्यों आए हो इस काम में? वो आए हैं ना, उनके नैब के केसेस ठीक हो गए हैं, उनके एफआईए के केसेस ठीक हो गए, उसके बाद मसला हल हो गया ना। फिर ये वादा करते हैं कि 6-8 महीने डिले करने के बाद ना अहल ही होना है, और नहल होने के बाद क्या पकौड़ों की दुकान खोलनी है। हमारा वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि अभी सुप्रीम कोर्ट से अभी हमें शायद कुछ और चीज़ें नजर आएँ। अगर पास्ट इज एनी इंडिकेशन, तो जैसे फायजीसा साहब ने पहले 2-3 उनके फैसले आए और भी डायरेक्टली फैसले आए, राइट डाउन टू द लेवल ऑफ रजिस्ट्रार चीज़ें आई। मेरा नहीं ख्याल कि उनका बेंच से जो है फैसला ले लिया गया है, शायद ये एकदम ख़त्म हो जाएगी बात इस पर। ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी। गवर्नमेंट भी बड़े एक्सट्रीम मेजर्स सोच रही है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि इलेक्शंस की डेट आ गई है। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं आता कि जितनी डेस्परेट सिचुएशन में गवर्नमेंट है, ये इन इलेक्शंस को उधर जाएगी। और सबसे बड़ी बात, द एलिफेंट इन द रूम, असल चीज़ यह है कि इस्टेब्लिशमेंट और खान साहब का मिसट्रस्ट, मेरा ख्याल है जब तक ख़त्म नहीं होगा या कम अज़ कम नहीं होगा, तो तब तक शायद ये जो चेस बोर्ड खुला हुआ है ये लपेटा ना जाए और कोई सोल्यूशन सामने शायद ना ही नज़र आए। बहरहाल हम तो यही दुआ करते हैं वही हो जो पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए अच्छा हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।